हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस प्री 2006 और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेगा क्लास 11th में। क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास m1 मेक्स एन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन विद स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m2। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 इज कैरिड बाय m2। यानी कि हमें फाइंड करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी कोलिजन के बाद किसकी, सेकंड पार्टिकल की, उसका रेशो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल यानी कि m1 बिफोर कोलिजन। ठीक है, हमें निकालना है क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2 आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 बिफोर कोलिजन। ठीक है, यही कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 इज कैरिड बाय m2, यानी कि m2 ने कितनी काइनेटिक एनर्जी m1 की ले ली है। तो वो तभी पता चलेगा जब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 2 का रेशो निकालोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 से। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि मुझे पूरा ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो आप ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं। मान के चलते कि हमारे पास दो पार्टिकल है, उनका मास हमें गिवन है m1 और लेट इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने मानी ये u1 है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन, और ये जो क्लास कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो मान के चलते जब ये टकराने हैं तो टकराने के बाद लेट जो पहला पार्टिकल है जिसका मास m1 ही होगा, मास थोड़ी ना चेंज होगा कोलिजन के दौरान, यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है, तो लेट उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v1 हो गई है, और जो सेकंड पार्टिकल है उसकी फाइनल वेलोसिटी लेट से v2 हो गई है। मुझे क्या निकालना है ना, मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2 यानी कि हाफ m2 v2 का स्क्वायर डिवाइड में हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। ओके, तो प्रोसीड करते हैं। देखो पहले अप्लाई करो, मतलब दो ही चीजों से पूरा आंसर आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। सो अप्लाई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जितना भी इनिशियल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो इनिशियल मोमेंटम मतलब फर्स्ट पार्टिकल है, क्योंकि जो दूसरा पार्टिकल है वो तो रेस्ट में है ना, उसकी तो वेलोसिटी जीरो है सेकंड पार्टिकल की, तो उसका कोई मोमेंटम नहीं होगा, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी सेकंड पार्टिकल की। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा हमारा m1 u1 के बराबर। ये बराबर होगा इन दोनों के मोमेंटम के एडिशन के बराबर, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो होगा m1 v1 प्लस m2 और ये आएगा v2। ध्यान रखना u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी, v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल। तो ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर m1 दोनों में, तो इसको एक तरफ लिया हुआ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो m1। अब जब ये इधर आएगा तो m1 कॉमन आ जाएगा और अंदर हो जाएगा u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 और v2। ये अभी बाद में बताऊंगा मैं ऐसा मैंने क्यों करा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1। आगे अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करते हैं। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब आप काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन आप अप्लाई करोगे तो इसका मतलब हाफ, देखो टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 के स्क्वायर के बराबर होगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब पहले पार्टिकल की हो जाएगी m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 सॉरी हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है ना, फिर से मैं क्या करूंगा, देखो हाफ तो हट जाएगा, हर तरफ बराबर है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी m1 है यहाँ पर भी m1 है, तो इस वाले को इधर ले आओ। तो जब आप इस वाले टर्म को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा m1 तो कॉमन आएगा दोनों में, m1 कॉमन आ जाएगा, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर। ये मान लो इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आपको काम क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को 1 से डिवाइड कर देना है। ऐसा सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे v2 की वैल्यू पता लग जाए। ठीक है, यहाँ पर ये u1 होगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर। ओके, इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन 2 ये 1 है, तो देखो क्या होगा m1
u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर आएगा m1 u1 माइनस v1, अब यहाँ पर आएगा m2 और v2। ठीक है, फायदा क्या होगा अभी आपको पता लगेगा। m1 से m1 कैंसिल करो, m2 से m2 कैंसिल करो, और आपको ये फॉर्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी, तो वही अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर। देखो u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 अपॉन में क्या है, अपॉन में u1 माइनस v1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से v2 हटाओ एक, तो v2 आ गया। अब इससे इसको कैंसिल करो, तो यहां से u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2, यानी कि v2 की वैल्यू हमने u1 और v1 के टर्म में फाइंड कर ली है। लेकिन मैं लिखूंगा इसको v1 बराबर v2 माइनस u1। क्यों बताता हूँ, देखो जब आपको रेशियो निकालना है तो आपको v2 से मतलब है और u1 से मतलब है। v1 का हमारा कोई काम नहीं है रेशियो निकालने में, तो इसलिए मुझे ये काम करना है कि v1 को हटाना है, तो v1 की वैल्यू मैंने लिख ली v2 माइनस v1। और ये लेट इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा और फाइंड करूंगा v2 की वैल्यू u1 के टर्म में। अब इसके बाद देखो, तो पुट वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन 1, मतलब यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ। तो देखो कैसे करेंगे, m1 और u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू किसके बराबर है, m2 v2 के। मैंने बस क्या करा, m1 की पहले मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अब v1 को हम रिप्लेस करेंगे तो इससे हम रिप्लेस करेंगे, यानी कि m1 को ऐसे रखो, u1 को ऐसे रखो, माइनस m1 को ऐसे रखो, v1 को रिप्लेस कर दो। तो v1 की वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू v2 माइनस v2 माइनस u1। ठीक है, v1 की वैल्यू क्या है, v2 माइनस u1 इक्वल टू m2 और v2। अब आगे हमें क्या करना है, हमें जो v1 है, सॉरी जो v2 है उसको एक तरफ रखो और जो u1 वाले टर्म है उसको एक तरफ रखो। तो अब आप m1 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि इस m1 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कितना आएगा, क्या आएगा m1 u1 माइनस m1, पहले मैं u1 से कर लेता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और m1 u1 ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस के m1 v2, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा बराबर m2 v2। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस जो u1 वाले टर्म है उसको एक तरफ रखो, v1 v2 वाले एक तरफ। तो देखो ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 2m1 u1, और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा m2 v2 प्लस m1 v1, यानी कि 2m1 u1 इक्वल टू कितना आ गया, m यहाँ से, एक मिनट, ये v2 है, ये v2 है, तो v2 कॉमन ले लो, तो v2 को जब आप कॉमन लोगे तो बचेगा कितना, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, तो v2 की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो v2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे रेशियो निकालना है, तो मैंने क्या करा, v2 की वैल्यू u1 के टर्म में निकाल ली। अब रेशियो निकालना बहुत आसान हो जाएगा, समझाता हूँ कैसे। तो इसके लिए मुझे कुछ डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से, लेट मैं इतने पोर्शन हटा रहा हूँ। अब काम बहुत आसान इसलिए हो गया क्योंकि हमें v2 की वैल्यू पता चल गई है, तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे इजिली। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। तो पहले मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना चाहूँ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, लेकिन किसकी, m2 वाले पार्टिकल की। ठीक है, मतलब इस वाले पार्टिकल की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ m2 और v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो v2 की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2 विल बी इक्वल टू 1/2 m2, जो सेकंड टर्म है ना v2 उसका स्क्वायर करो, मतलब इसका स्क्वायर,
तो देखो टू, पहले मैं लिख देता हूँ पूरा, 2m1u1 अपॉन में m1 + m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2m2। अब इसको आप कैसे लिखोगे, देखो 2 का स्क्वायर 4, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन में m1 + m2। ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी आ गई, सेकंड पार्टिकल की। अब थोड़ा सा मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, देखो कैसे। इसको हाफ रहने दो, एक m1 का स्क्वायर है ना, एक m1 को बाहर ले आओ तो m1, ठीक है, और u1 का स्क्वायर यहाँ पर है, u1 का स्क्वायर, उसको भी बाहर लिया। यहाँ से बचा क्या, 4। यहाँ से एक m1 बच रहा है क्योंकि एक ही m1 तो बाहर गया ना, स्क्वायर है, तो एक m1 यहाँ पर आ गया, u1 का स्क्वायर यहाँ आ गया, तो यहाँ से बचेगा 4m1। और ये m2 को ऐसे लिख लो यहाँ पर, 4m2 अपॉन में m1 + m2। ठीक है, ये आगे क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। तो आप देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ना 1/2m1u1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी of the first particle before collision equal to 4m1 m2 अपॉन में m1 + m2। अब क्योंकि हमें इसका इससे रेशो निकालना है तो इसको यहाँ ले आओ, मतलब इसके डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल m1 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 + m2। एक मिनट जरा, यहाँ पर हमने ऊपर स्क्वायर कर दिया था, यहाँ पर नीचे भी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये देखो नीचे का स्क्वायर भी होना ना, तो ये मिस हो गया था। ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, कंप्लीट का स्क्वायर है, तो इसमें भी स्क्वायर आएगा और इसमें भी स्क्वायर आएगा और इसमें भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 4 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 + m2 का होल स्क्वायर। और यही तो हमें चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी का रेशो, कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी m1 इज कैरिड बाय m2। तो देखो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हो तो इतना समय वेस्ट मत करना। सो मेरी सलाह रहेगी कि डायरेक्टली आप इस रेशो को याद रखें। ठीक है, जब दो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है वन डायमेंशनल, तो जो रेशो होगा काइनेटिक एनर्जी का, इट विल बी 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द masses, 4 times product of the masses upon sum of the addition of both the masses का स्क्वायर, 4m1 m2 upon m1 + m2 का स्क्वायर। तो रिजल्ट को यहाँ पर याद रखने की कोशिश करना। प्रोसेस हुआ कैसे वो मैंने आपको बता दिया है।